हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो अपना ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो अपने डेरिवेटिव का फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट किए थे, दैट वी हैव कंप्लीटेड। डिस्कशंस पूरा कंप्लीट हो गया। को रीडिंग्स का जो एग्जांपल्स करवाना था वो कंप्लीट किए थे। दैन वी हैव डन दी केस स्टडीज। केस स्टडीज अपने किए थे 2-3 क्लास पहले, मतलब आई थिंक दैट वाज अराउंड क्लास 8 और क्लास नंबर 9। उसके बाद अपने चैप्टर एंड क्वेश्चंस पूरा का पूरा कंप्लीट करके वो रीडिंग को, वो चैप्टर को अपने स्वाहा कर दिया, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट रीडिंग इन डेरिवेटिव इटसेल्फ, विच इज स्वैप्स, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स स्ट्रैटेजीज। नाम देखो क्या दिया है, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज। सर ये तो लेवल 1 और लेवल 2 में भी किया है, बिल्कुल किया है। तो सर यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे ये अलग है, स्ट्रैटेजीज। चीज समझ में आ रहा है। ऑप्शंस तो तुम लेवल 1 लेवल 2 में भी किया है, बट स्ट्रैटेजीज कहाँ पे किया, ऑप्शंस बनाने का स्ट्रैटेजी। सर क्लाइंट का पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, डर लग रहा है अगर प्राइस गिर गया तो पी प्लस कर लो, एस प्लस किया हुआ पी प्लस, स्ट्रैटेजीज फील आ रहा है। तो सर यहाँ भी अपने क्या चीज को लेके बात करने वाले, स्ट्रैटेजीज। मतलब यहाँ पे स्वैप्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये एज्यूम करते हुए चैप्टर इस तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है दैट वी नीड टू अप्लाई व्हाट, स्ट्रैटेजीज। अपने को स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना है क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है। थीम पहले क्या, एक फंडामेंटल बेस बिल्डिंग करने का स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट आपको पहले ये तो समझ में आए ये चैप्टर है क्यों। जैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज था, वैसे ही सॉल्व्स फॉरवर्ड एंड फ्यूचर स्ट्रैटेजीज है। ठीक है। सबसे पहला, सर कितना नंबर ऑफ एलओएस है, 1 2 3 4 5 6। सो देर आर टोटल 6 एलओएस, बट अगेन डिस्कशन करने के लिए काफी कुछ है इसके अंदर में। तो अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहला इस 6 एलओएस को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलओएस, एलओएस नंबर ए, एलओएस नंबर बी और एलओएस नंबर सी एक पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या है एलओएस नंबर, एलओएस का कमांड वर्ड देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ पोर्टफोलियोज रिस्क एंड रिटर्न। पूरा कैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो क्लाइंट का पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करने के, रिस्क एंड रिटर्न, क्लाइंट के पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलरली हाउ करेंसी स्वैप्स, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई अ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। यहाँ पे आया करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। नेक्स्ट, इक्विटी स्वैप्स, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कैसे यूज कर सकते हो टू मॉडिफाई द पोर्टफोलियोज रिस्क एंड रिटर्न। तो अपने एक पार्ट के अंदर में पार्ट नंबर 1 लिखेंगे इसको, और लिखेंगे इसके अंदर में अपने टू मॉडिफाई पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है। तो इसके अंदर में अपने क्या क्या चीज को लेकर डिस्कस करने वाले, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, करेंसी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, इक्विटी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। चीज समझ में आ रहा है। अरे इंटरेस्ट रेट इज द अंडरलाइंग, उसी का स्वैप उसी का ही फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। करेंसी इज द अंडरलाइंग, उसका स्वैप उसका फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। इक्विटी इज द अंडरलाइंग, उसके ऊपर स्वैप उसके ऊपर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। काफी कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ वोलेटिलिटी डेरिवेटिव्स एंड वेरिएंस स्वैप। जैसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल स्टेट इज एन एसेट क्लास, वैसे ही वोलेटिलिटी इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। क्या बोला, जैसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल स्टेट इज एन एसेट क्लास, वैसे ही वोलेटिलिटी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट क्लास। तो यहाँ पे बोला डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ वोलेटिलिटी डेरिवेटिव्स एंड वेरिएंस स्वैप्स। विक्स वगैरह को लेके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अपने। Next, demonstrate the use of derivative to achieve targeted equity and interest rate risk exposure। पूरा आप डेरिवेटिव यूज करके कैसे अपना जो टारगेट इक्विटी एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्टेड 100% ऑफ योर वेल्थ इन इक्विटी, हाउ यू कैन टोन डाउन by using what, derivatives। मतलब basically to modify the risk exposure। Demonstrate the use of derivatives in asset allocation, rebalancing and inferring expected market expectations। और आप कैसे डेरिवेटिव को यूज कर सकते हो एसेट एलोकेशन में, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में, एंड इन्फरिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सर जनता को, मार्केट को क्या लगता है, कैसे यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अपने बात करने वाले यूज ऑफ डेरिवेटिव इन एसेट एलोकेशन। इज इट फाइन? तो 1 2 3 4 पार्ट्स के अंदर में चैप्टर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, सो दैट बड़ा चैप्टर है ना, इजी होगा। पार्ट नंबर 1, मॉडिफाइंग पोर्टफोलियोज रिस्क एंड रिटर्न, आरआर लिख रहा हूं, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न यूजिंग
swaps, forward and futures. This we will discuss under LOS number A, B and C. Swaps के अंदर में इक्विटी, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप, सिमिलरली फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 क्या था? LOS नंबर D, यूज ऑफ वोलेटिलिटी. नेक्स्ट विल बी योर volatility. This will be your LOS number D. Next, part number 3, use of derivative to achieve equity and interest rate exposure. LOS number E. Last, part number 4. क्या वर्ड यूज किया? एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ डेरिवेटिव. हाँ, यूज ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एंड ऑल. ठीक है, दिस विल बी योर LOS नंबर F. सबसे पहला इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वी विल जंप ऑन पार्ट नंबर 1 में. इंट्रोडक्शन एकदम इजी सा है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी लिख रहा हूँ, अदरवाइज बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. बोला सर डेरिवेटिव क्या चीज़ के लिए यूज आता है, बताओ. लेवल 3 पहुंच गए, अब बोल रहा है डेरिवेटिव क्या चीज़ के लिए यूज आता है. सर ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें डेरिवेटिव यूज नहीं आता? उल्टा बात करें सर, सब जगह तो यूज आता है. एसेट एलोकेशन में यूज आता है सर, यूज आता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने के लिए, कितना टारगेट वेट्स मेरे को रखना है उसके लिए आई कैन यूज व्हाट डेरिवेटिव. कि इक्विटी मेरा ज्यादा हो गया तो सर मेरे को कम करना है, तो डेरिवेटिव का एक्सपोजर लेके आप कम कर सकते हो. डेरिवेटिव का एक्सपोजर लेके कम कर सकते हो. अरे डेल्टा मैनेज करना, डेल्टा मैनेज कर सकते हो, राइट. तो दैट कैन बी वन ऑफ द वे. इन्फरिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन, सर मार्केट को क्या लगता है, विक्स याद है, वोलेटिलिटी को लेके अपने बात किए थे. वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी IV. सर गिवन द IV यू हैव अ फोरकास्ट अबाउट द मार्केट, कि सर मार्केट को क्या लग रहा है. परफेक्ट. तो इन्फरिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन के लिए काम आ सकता है. और सर मॉडिफाइंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, जो अपने नेक्स्ट मतलब फर्स्ट वाला LOS डिस्कस करने वाले, उसके लिए काम आ सकता है. इज इट फाइन? एक बार लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन में. सबसे पहला, डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग portfolios रिस्क एंड रिटर्न. पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न को चेंज करने के लिए काम आ सकता है, मॉडिफाई करने के लिए. एसेट एलोकेशन के लिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए, इन्फरिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन, ठीक है. ऑब्वियसली ये सब वर्ड को लेके जब अपने जब जाएंगे स्पेसिफिक LOS के अंदर में और बेटर वे में समझ पाएंगे. बट हाँ, सुपरफिशियली तुमको तो समझ में आ रहा है यार, पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न मॉडिफाई करना है, कैसे करना है वही तो डिस्कशन है. एसेट एलोकेशन करना है, कैसे करना है वही तो डिस्कशन है. मार्केट एक्सपेक्टेशन कैसे बिल्ड करना है वही तो LOS है. चीज समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं. पार्ट नंबर 1, LOS नंबर A. देखो LOS नंबर A के अंदर भी वैसे दो पार्ट है. डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न. तो सर इसके अंदर में भी इंटरेस्ट रेट स्वैप है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स है, कि कैसे अपने यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट रेट स्वैप ना, हाँ, यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप
बार बार वर्ड आएगा, इसको IRS लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स टू मॉडिफाई रिस्क एंड रिटर्न, RR, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप को लेके बात करेंगे। आज का क्लास जो डेडिकेटेड होगा वो इंटरेस्ट रेट स्वैप पे ही होगा, है सर। आज का क्लास सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप, बिल्कुल। और जब अभी डिस्कशन करूंगा तो तुमको खुद को समझ में आ जाएगा। अब लगेगा ना सर फॉरवर्ड फ्यूचर स्टार्ट करे तो तुम खुद ही बोल देगा, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि जो चीज करेंगे एकदम डिटेल में करेंगे और 100% करेंगे। तो सबसे पहला सर अपने डिस्कस करें इंटरेस्ट रेट स्वैप, यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप टू मॉडिफाई रिस्क एंड रिटर्न। सुनना, एकदम बेसिक। देखो, डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है, बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि क्या चीज का बात करने वाले हैं, स्वैप। और स्वैप बेस्ट तरीका क्या है स्वैप समझने का? डायग्राम। स्वैप के लिए तो बेस्ट तरीका क्या है? डायग्राम। क्योंकि अगर मैं बोलते जाऊंगा यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मतलब समझ में आएगा आपको बट रिटेन नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन। बट जब डायग्राम बना के कराऊंगा यू विल अंडरस्टैंड पूरा का पूरा, ठीक है। चलो डायग्राम से स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट स्वैप, लेवल 1 के अंदर में बेसिक्स तो अपने को याद है। इंटरेस्ट रेट स्वैप कि सर मिस्टर ए मिस्टर बी, एक पर्सन कोई को फिक्स दे रहा है, उसके बदले वो उसको फ्लोटिंग दे रहा है, एकदम इजी। इंटरेस्ट रेट स्वैप में तो यही होता है ना सर, कोई फिक्स दे रहा है उसके बदले उसको फ्लोटिंग मिल रहा है। सर इसके अंदर में नेटिंग हो सकता है क्या? नेटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप में बिल्कुल हो सकता है नेटिंग। मतलब सर मैं आपको फिक्स दे रहा हूँ 8, आप मेरे को फ्लोटिंग दे रहे हो 6। मैं आपको 8 दे रहा हूँ, आप मेरे को 6 दे रहे हो, तो सर नेट करके आप मेरे को 2 दे दो, मतलब मैं आपको 2 दे देता हूँ। मैं आपको 8 दे रहा हूँ, यू आर गिविंग मी 6, ठीक है, फ्लोटिंग दे रहे हो आप मेरे को, मैं फिक्स दे रहा हूँ, तो सर नेट करके 2 दे दो। इज इट अलाउड? बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर में तो अलाउड है नेटिंग करना। प्लस सर वो जो 2% होगा ना, 2% वो किस पे दोगे आप? एक्चुअल प्रिंसिपल या नोशनल प्रिंसिपल? इट विल बी ऑन नोशनल प्रिंसिपल। नोशनल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है अंडर इंटरेस्ट रेट स्वैप, याद है ये चीज? तो ये जो दो लेवल 1 का बुलेट पॉइंट्स है इसको पहले लिख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप IRS के अंदर में तो दो चीज है, एक सबसे पहला नोशनल प्रिंसिपल, दूसरा फीचर क्या है? नेटिंग। नेटिंग अलाउड है, नेटिंग अलाउड है। अब सुनना, केस 1, अलग अलग सिनेरियोज लूंगा, अलग अलग केसेस लूंगा। मान लो कंपनी एक्स, कंपनी एक्स है जिसने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इशू किया है। क्या इशू किया सर? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। सर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इशू करने का मतलब, अरे कंपनी ने पैसा रेज किया, उसके बदले कंपनी विल पे व्हाट? फ्लोटिंग रेट। जो भी मार्केट का रेफरेंस रेट होगा उसका अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी? पे करेगी। चीज समझ में आ रहा है? सबसे पहला सर कंपनी ने क्या किया? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इशू किया है, इसका मतलब सर वो क्या देगी? मार्केट रेफरेंस रेट। एंड सर ये जो कंपनी जो कूपन्स दे रही है ना, कंपनी जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पे कूपन दे रही है वो 6 मंथ्स रेफरेंस रेट दे रही है, मतलब 6 6 महीना सेमी एनुअल पेमेंट हो रहा है। सर कितने अमाउंट का बॉन्ड इशू किया? मान लो $200 मिलियन का इशू किया है। क्या मान लो $200 मिलियन का? तो पहला चीज, सर कंपनी ने इशू किया है $200 मिलियन का बॉन्ड्स, जिसपे कंपनी क्या पे कर रही है? 6 मंथ का MRR प्लस से 0.25%, ठीक है। सर 6 महीना का जो भी मार्केट रेफरेंस रेट होगा वो प्लस 0.25%। क्लियर है यहाँ पे? तो ये फर्स्ट चीज ये हो गया। अब सर कंपनी को क्या चीज का डर लग रहा है? देख लो आपके सामने है डायग्राम। कंपनी हैज इशूड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। तो सर कंपनी को क्या चीज का डर लग रहा है? अरे कंपनी को डर लग रहा है कि व्हाट इफ MRR इंक्रीजेस आफ्टर 6 मंथ्स। जब कंपनी को कूपन पे करने का बारी आया, जब कंपनी का लायबिलिटी आया, उस समय इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस तो सर कंपनी को तो ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो सर कंपनी क्या करे अब? यही तो खेला है, यही तो स्वैप है, ठीक है। तो सर कंपनी क्या करे? कंपनी एक स्वैप इंटर करे, किसके साथ? डीलर के साथ। कंपनी एक स्वैप इंटर करेगा, किसके साथ? डीलर के साथ। डीलर दूसरा पार्टी, ठीक है। जिसमें जो कंपनी एक्स को डर लग रहा था कि यार मार्केट रेफरेंस रेट बढ़ गया तो वो एक स्वैप एंटर करेगा जहां पे डीलर से उसको 6 मंथ का MRR आएगा, उसके बदले कंपनी एक्स विल पे व्हाट? फिक्स्ड। कंपनी एक्स विल पे व्हाट? फिक्स्ड।
तो वो एक स्वैप एंटर किया जहां पे डीलर से ही विल गेट 6 मंथ का एमआरआर, उसके बदले ही विल पे व्हाट, फिक्स्ड रेट। वो फिक्स्ड रेट है, मान लो से 3%। 3%, इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज सेमी एनुअल, सब कुछ। ये 3% भी सेमी एनुअल है, मतलब 1.5% होगा। इज इट फाइन? ओके। तो सर कंपनी एक्स सबसे पहला बॉन्ड इशू किया फ्लोटिंग रेट, जहां पे वो 6 मंथ एमआरआर प्लस 0.25% पे कर रहा था, बट उसको डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। जहां पे वो क्या किया, स्वैप इंटर किया फ्रॉम विद अ डीलर, जहां पे उसको 6 मंथ एमआरआर आएगा एंड वो फिक्स जाएगा। उसका इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो गया, अगर कोई बता पाए तो? इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो गया देख लो। 6 मंथ एमआरआर प्लस 0.25 जा रहा है, 6 मंथ एमआरआर आ रहा है, तो 6 मंथ एमआरआर यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, कट 0.25% जा रहा है, प्लस 3% जा रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट विल बी 3.25%। इफेक्टिव कॉस्ट विल बी 3.25%। इज इट फाइन? तो सर कंपनी यहाँ पे क्या किया, सर कंपनी अपना फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी, ये वाला वन वाला, हाँ, फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया, फिक्स रेट लायबिलिटी। कुछ भी हो जाए उसका इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहने वाला है, 3.25%। फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया, फिक्स्ड रेट लायबिलिटी। इसको अपने क्या बोलते हैं, पेयर स्वैप या रिसीवर स्वैप। लेवल 2, पेयर स्वैप या रिसीवर स्वैप। पेयर स्वैप। क्यों सर पेयर स्वैप कैसे पता लगा, क्योंकि वो फिक्स्ड पे कर रहा है ना, फिक्स्ड पे। पेयर स्वैप वर्ड कहां से आया, कि सर जो फिक्स्ड पे कर रहा है ना उसको अपने बोलते हैं पेयर स्वैप। इज इट फाइन? आंसर जो फिक्स्ड रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिसीवर स्वैप। याद आया? पे फिक्स्ड, रिसीव फिक्स्ड, ठीक है। पेयर स्वैप वर्सेस रिसीवर स्वैप। और ये जो फिक्स्ड रेट है इसको क्या बोलते हैं अपने, लेवल 1 स्वैप फिक्स्ड रेट, एसएफआर। याद है? लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ये सब वर्ड यूज किया है लेवल 1 का। स्वैप फिक्स्ड रेट। सर स्वैप में फिक्स्ड रेट क्या है, एसएफआर, विच इज 3%। कंफर्टेबल? तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, क्या कंक्लूड कर रहे हैं? कंक्लूजन, कंक्लूजन एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, क्या कर रहा है, टाइप ऑफ स्वैप क्या है। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है सर, फ्लोटिंग रेट, एग्जिस्टिंग और फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी। लायबिलिटी है ना कंपनी का, फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर लिया, फिक्स्ड रेट लायबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दैट वाज 3 पॉइंट समथिंग, 3.25%। ये कौन सा टाइप का स्वैप हुआ, पेयर स्वैप। कैसे पता लगा सर, क्या चीज, मतलब पेयर स्वैप में आपको याद रखना है कि यार फिक्स पे कर रहा है, तो सर यहाँ पे क्या चीज में वो कन्वर्ट किया, फिक्स्ड रेट लायबिलिटी में, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्वैप इज पेयर स्वैप, पेयर स्वैप। अब मेरे को अगर तुम स्वैप, सिर्फ स्वैप वाला देखो, ये फर्स्ट नहीं सेकंड और थर्ड में देखो, सर कंपनी एक्स को कब फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या इंटरेस्ट रेट गिरने से। सिर्फ स्वैप वाला एरिया देखना, स्वैप वाला, वन वाला मत देखो, वन वाला तो उसका लायबिलिटी था। तो सर 2 और 3 देखो, सर क्या चीज में फायदा होगा, सर फ्लोटिंग आ रहा है फिक्स जा रहा है, तो सर उसको फायदा कब होगा, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसको क्या होगा, फायदा। इज इट फाइन? बेनिफिट्स व्हेन इंटरेस्ट रेट, एरो से समझ में आ रहा है? परफेक्ट, एकदम इजी। नेक्स्ट, केस 2। क्या किया अपने, फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी को फिक्स रेट लायबिलिटी में कन्वर्ट किया ना। अब उल्टा करते हैं। केस 2, मान लो सेम कंपनी एक्स और डीलर, सर कंपनी बॉन्ड इशू किया हुआ था, ठीक है, सेम बॉन्ड इशू किया हुआ था, बट इस बार फ्लोटिंग रेट नहीं, फिक्स्ड रेट बॉन्ड इशू किया हुआ था, फिक्स्ड रेट, तो उसका लायबिलिटी है।
फिक्स रेट। सर कौन से रेट पे? मान लो 8% पे। ठीक है, अब उसको क्या चीज का डर लग रहा है? सर फिक्स रेट 8% दे रहा है, उसको क्या चीज का डर लग रहा है? सर द कंपनी एक्स इज अफ्रेड ऑफ इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, if the interest rate in the market goes 6 or 7%, he will be still paying 8%. So what he will do, he will enter into a swap with the dealer where he will receive fixed and he will pay what? Floating. उसको फिक्स्ड मिलेगा और वो फ्लोटिंग पे करेगा। ठीक है, तो डीलर कंपनी एक्स को फिक्स्ड पे कर रहा है से एट द रेट ऑफ 6.5%, और उसके बदले कंपनी जो है डीलर को फ्लोटिंग पे कर रहा है विच इज 6 मंथ लाइबोर। 6 मंथ एमआरआर लिखते हैं कि ये तो अभी एसओएफआर हो गया ना, 6 मंथ एमआरआर। देयरफॉर इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा? इसमें लिख लो 1, ये लिख लो 2, ये लिख लो 3। हाँ, इफेक्टिव कॉस्ट कोई बता पाए तो? इफेक्टिव कॉस्ट इसमें कोई बता दे तो क्या होगा? सर 8 पे कर रहा है, उसके बदले उसको 6.5 मिल रहा है, तो 1.5 एक्स्ट्रा जा रहा है प्लस 6 मंथ एमआरआर। तो 6 मंथ एमआरआर प्लस 1.5%। अब इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो दुनिया में, डजेंट मैटर, उसका कॉस्ट यही का यही रहने वाला है। ठीक है सर, कैसे? अभी सम्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ भी हो उसका कॉस्ट यही रहने वाला है, 6 मंथ एमआरआर प्लस 1.5%। सेम कंक्लूजन। कंक्लूजन सर वो क्या किया? एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या था उसका, क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया? टाइप ऑफ स्वैप। और सर बेनिफिट कब इसको बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, एग्जिस्टिंग क्या था उसका? फिक्स्ड रेट लायबिलिटी था, फिक्स्ड रेट लायबिलिटी था, उसको किस में कन्वर्ट किया? फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी। कौन सा टाइप का स्वैप है ये? फिक्स्ड रेट लायबिलिटी को ये लोग कन्वर्ट किया फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी। तो सर इसमें क्या हो रहा है? ये फिक्स्ड पे कर रहा था, अब इसको फिक्स्ड मिलेगा और ये फ्लोटिंग पे करेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड मिल रहा है, फिक्स्ड मिल रहा है तो क्या? रिसीवर स्वैप। फिक्स्ड मिल रहा है मतलब क्या? रिसीवर स्वैप, रिसीवर स्वैप। ठीक है, सिंस ही इज रिसीविंग फिक्स्ड एंड ही इज पेइंग फ्लोटिंग, अगेन फोकस ऑन जस्ट स्वैप वाला पोर्शन। हाँ, since he is receiving fixed and he is paying floating, that company X, so sir what he wants, उसको कब फायदा होगा? if interest rate falls, अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो फायदा, क्योंकि सर फ्लोटिंग में वो कम पे करेगा। चीज समझ में आ रहा है? सिर्फ स्वैप पे फोकस कर रहा हूं इसीलिए। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3। अभी तक लायबिलिटी का बात कर रहे थे, सर एसेट भी तो हो सकता है, एसेट। ठीक है, कंपनी एक्स कहीं पे पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, उससे उसको पैसा मिलेगा, उसको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। कंपनी एक्स, ठीक है, कहीं पे सर मान लो पैसा डिपॉजिट किया है, अब वो जो पैसा डिपॉजिट किया है, दो सिनेरियोज हो सकता है, ही विल गेट फ्लोटिंग और ही विल गेट व्हाट? फिक्स्ड। तो सबसे पहला फ्लोटिंग लेते हैं। अब देखो एरो कहाँ किया? रिसीव कर रहा है कंपनी एक्स इस बार, उसके पहले क्या कर रहा था? पे कर रहा था। अब क्या बोल रहे हैं? वो रिसीव कर रहा है। सर क्या रिसीव कर रहा है? क्या रिसीव कर रहा है? मान लो वो सबसे पहला फ्लोटिंग रिसीव कर रहा है। ठीक है, 6 मंथ एमआरआर रिसीव कर रहा है प्लस 0.25% ये रिसीव कर रहा है। उसको क्या चीज का डर लग रहा है? इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स, क्योंकि इज रिसीविंग फ्लोटिंग ना, व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स? ही विल लूज। तो सर वो क्या करे? एक स्वैप इंटर करे जहां पे ये जो 6 मंथ एमआरआर प्लस 0.25% आ रहा है ना, वो पे करे, 6 मंथ एमआरआर वो पे करे, उसके बदले उसको डीलर से क्या मिले? फिक्स एट द रेट ऑफ 4%। चीज समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखो उसको इफेक्टिवली कितना मिल रहा है? ये 6 मंथ एमआरआर आया, 6 मंथ एमआरआर गया, कट 0.25% आया एंड 4% आया, तो उसका इफेक्टिवली 4.25% मिल रहा है। therefore इफेक्टिवली
ही इज गेटिंग, ही मतलब कंपनी एक्स, ही हटा देता हूँ, कंपनी एक्स इज गेटिंग 4.25%। ठीक है, सेम कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिखूं बताओ। सबसे पहला एग्जिस्टिंग, फिर टू, फिर टाइप ऑफ स्वैप और बेनिफिट कब होगा। सबसे पहला एग्जिस्टिंग क्या है सर, एग्जिस्टिंग तो इसका फ्लोटिंग रेट एसेट है, ठीक है, बिकॉज ही इज रिसीविंग ना, एग्जिस्टिंग इज फ्लोटिंग रेट एसेट। उसको एक क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया देख लो, क्या चीज में कन्वर्ट किया सर, फ्लोटिंग दे रहा है उसके बदले उसको फिक्स मिल रहा है, फिक्स, फिक्स्ड रेट एसेट में कन्वर्ट कर लिया। इसको कौन सा स्वैप बोलेंगे देख लो आप, टाइप ऑफ स्वैप, जहां पे फिक्स्ड मिल रहा है फ्लोटिंग पे कर रहा है, तो अपने को क्या फोकस करना है, फिक्स पे, फिक्स रिसीव कर रहा है, सो इट्स अ रिसीवर स्वैप। जब भी आप कंफ्यूज हो ना पेयर स्वैप वर्सेस फिक्स रिसीवर स्वैप में, ये सोचना फिक्स्ड लेग क्या है, बस फिक्स्ड पे कर रहे हैं तो पेयर स्वैप, और फिक्स्ड रिसीव कर रहे हैं तो रिसीवर स्वैप, दैट्स इट। और उसका दूसरा लेग ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज इफ यू आर पेइंग फिक्स्ड यू विल रिसीव फ्लोटिंग। तो टाइप ऑफ स्वैप यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड रिसीव कर रहे हैं ना, रिसीवर स्वैप, रिसीवर स्वैप। बेनिफिट्स वेन, इसको कब फायदा होगा देखो, ये 6 मंथ एमआरआर दे रहा है, इसको तो फिक्स ही मिलने वाला है 4%, बट ही विल बी पेइंग फ्लोटिंग, सो व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स, इसको फायदा, बिकॉज ही विल बी पेइंग लोअर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट फॉल्स। इज इट फाइन, क्लियर है। केस 1, केस 2, केस 3, लास्ट केस, केस नंबर 4। तुम अब हिंट तो हो ही गया होगा कि क्या करना है, कंपनी एक्स और डीलर, कंपनी एक्स डीलर, इस बार कंपनी एक्स को क्या मिल रहा है, तो इस बार कंपनी एक्स को फिक्स रेट मिल रहा है। मान लो एफडी में लगाया होगा जहां पे उसको फिक्स रेट मिल रहा है, मान लो एट द रेट ऑफ 6%, बट उसको क्या चीज का डर डर लग रहा है कि व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, सर वो जो पैसा डिपॉजिट किया उसको सिर्फ 6 मिल रहा है, बट उसको डर लग रहा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसको तो 6 ही मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा, ही विल गो टू अ डीलर वेयर ही विल पे फिक्स्ड एंड रिसीव व्हाट, फ्लोटिंग। 1, 2, 3, तो जहां पे वो डीलर को जाके फिक्स देगा, मान लो वो फिक्स दे रहा है 5%, और उसके बदले क्या उसको फ्लोटिंग मिलेगा 6 मंथ एमआरआर, इफेक्टिवली क्या, इफेक्टिवली कितना मिल रहा है, 6 आ रहा है 5 जा रहा है, तो 1% प्लस 6 मंथ एमआरआर, तो 6 मंथ एमआरआर प्लस 1% इज गेटिंग। इज इट फाइन, क्लियर है, कंक्लूजन। उसका एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, क्या चीज में कन्वर्ट कर रहा है, और टाइप ऑफ स्वैप क्या है, और कब उसको बेनिफिट होगा। एग्जिस्टिंग इज फिक्स्ड रेट एसेट, और वो क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया देख लो आप, फ्लोटिंग रेट एसेट में, फ्लोटिंग रेट एसेट में, ठीक है। टाइप ऑफ स्वैप क्या होगा देखो, टाइप ऑफ स्वैप, ही इज पेइंग फिक्स्ड एंड ही इज रिसीविंग व्हाट, फ्लोटिंग। फोकस किस पे करना है, फिक्स्ड, और फिक्स क्या कर रहा है, पे, तो क्या हो गया पेयर स्वैप, ठीक है। टाइप ऑफ स्वैप इज पेयर स्वैप, और पेयर स्वैप में फायदा कब होगा देख लो, पेयर स्वैप में फायदा कब होगा, वो फिक्स्ड पे कर रहा है फ्लोटिंग रिसीव कर रहा है, तो सर वो तो चाहेगा इंटरेस्ट रेट क्या बढ़े, वो चाहेगा इंटरेस्ट रेट क्या बढ़े, सिंपल। एक कंक्लूजन आपको यहां से समझ में आ रहा है देखो, पेयर स्वैप में यू विल गेट बेनिफिट इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, फर्स्ट वाला कंक्लूजन। पेयर स्वैप में इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस यू विल गेट बेनिफिट, और रिसीवर स्वैप में उल्टा, इफ यू मतलब इंटरेस्ट गिरे तो फायदा रिसीवर स्वैप में,
रिसीवर स्वैप में इंटरेस्ट गिरे तो फायदा क्यों? क्योंकि फिक्स्ड रिसीव कर रहे हो आप, पे फ्लोटिंग। तो जब तुम पे फ्लोटिंग कर रहे हो तो तुम तो चाहेगा इंटरेस्ट रेट गिरे। और पेयर स्वैप में क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़े, अपने फिक्स्ड पे कर रहे हैं और क्या, रिसीव फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो अपने जो चाहते हैं इंटरेस्ट रेट क्या हो, बढ़े। इन दैट सिनेरियो क्लियर है? बताओ, एकदम इजी डिस्कशन है। परफेक्ट। यहाँ पे देखो, स्वैप का अगर बात आया है तो स्वैप क्या हो गया? ओटीसी, ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर के अंदर में क्या होता है? क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क विल बी देयर इन ओवर द काउंटर, बट फायदा क्या होता है? कस्टमाइजेशन। फायदा क्या होता है? कस्टमाइजेशन। लिख ले एक बार। सिंस swap is OTC, there is benefit of customization, but there is credit risk and liquidity risk. Credit risk and liquidity risk. Comfortable? There is a credit risk and liquidity risk. एक चीज और, वापस से जा रहा हूं, केस वन, स्वैप वाला एरिया देखना, स्वैप वाला एरिया। केस वन में क्या कर रहे हैं? अपने फिक्स्ड पे कर रहे हैं एंड फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर, स्वैप इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पोर्टफोलियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड्स। सर स्वैप एक्चुअली है क्या? एक तरीके का पोर्टफोलियो है जहां पे आप कुछ लॉन्ग हो एंड कुछ शॉर्ट हो बॉन्ड्स पे। सर कैसे पता लगेगा? देखो, आप 6 मंथ एमआरआर रिसीव कर रहे हो, मीन्स यू मे हैव बॉट दी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, तभी तो आप फ्लोटिंग रेट रिसीव कर रहे हो। और फिक्स्ड पे कर रहे हो मतलब आपने क्या किया? इशू किया हुआ होगा फिक्स्ड रेट बॉन्ड, you must have issued the fixed rate bond. तो swap is a portfolio of long bond and short bond. सर लॉन्ग किस पे? इस पे, मतलब you must have gone long or bought the floating rate bond, और you must have got short on the fixed rate bond जहां पे आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी लिख लो एक बार प्लीज, नोट में फर्स्ट, नोट में सेकंड। स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ लॉन्ग शॉर्ट बॉन्ड्स। थर्ड नोट, एक चीज अज्यूम किया हुआ है कि सर ये जब अपने पे कर रहे हैं ना, कंपनी एक्स तो अपना लाइबिलिटी पे कर रहा है 6 मंथ एमआरआर प्लस 0.25%, वो जो जिस दिन पे पेमेंट हो रहा है उसी दिन पे उसको एमआरआर रिसीव भी हो रहा है। चीज समझो, अरे कंपनी एक्स का 6 मंथ का लाइबिलिटी है, मतलब सर 1 जनवरी को अगर बॉन्ड इशू किया है तो ही बी पेइंग, कंपनी एक्स विल बी पेइंग ऑन 30 जून। ठीक है, 30 जून को भी तो सर एमआरआर मिलना चाहिए ना, तभी तो कट होगा ना। अरे एमआरआर यू आर पेइंग, यू मस्ट हैव रिसीव्ड एमआरआर आल्सो फ्रॉम द डीलर ऑन 30 जून। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? मतलब सर स्वैप का डेट, स्वैप का सेटलमेंट डेट एंड सर बॉन्ड का ये जो पेमेंट डेट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। थर्ड नोट, पोर्टफोलियो पेमेंट डेट या रिसीविंग डेट। ठीक है, क्योंकि आप रिसीव भी कर रहे थे ना। पोर्टफोलियो पेमेंट डेट एंड स्वैप सेटलमेंट डेट्स आर अज्यूम्ड टू बी सेम। अब एग्जाम्पल आएगा तो दिखा दूंगा आपको इस चीज का और मतलब, वैसे तो बता ही दिया आपको। जैसा जो पोर्टफोलियो का पेमेंट डेट होगा जब अपने फिक्स्ड या फ्लोटिंग पेमेंट कर रहे हैं, उसी समय स्वैप का भी सेटलमेंट होने वाला है, मतलब स्वैप से पैसा आएगा या स्वैप से पैसा जाएगा। कंफर्टेबल? ओके, चलो एक बार एग्जाम्पल में आते हैं पहले। ये स्क्वाइजर मैंने ओपन किया, ये देख लो टेबल। ठीक है, एक बार अपना केस वन केस टू मिला लो, यहाँ पे चेक कर लो आप, तो दैट यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि अपने नोट्स के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लिए। फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी से फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट कर रहा है,
पेयर स्वैप, फ्लोटिंग रेट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ठीक है, केस टू क्या है, ये लोग का फिक्स रेट लायबिलिटी से फ्लोटिंग, अपना क्या है केस टू फिक्स रेट लायबिलिटी से फ्लोटिंग, हाँ ठीक है। रिसीवर स्वैप, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू फॉल, तब फायदा। थर्ड, फ्लोटिंग रेट एसेट, ये रहा फ्लोटिंग रेट एसेट से फिक्स रेट एसेट, रिसीवर स्वैप और फ्लोटिंग रेट एक्सपेक्टेड टू फॉल, फोर्थ वाला वैसे सिमिलरली। ठीक है, तो प्लीज ये टेबल को लर्न मत करने बैठ जाना, अपने लॉजिकली समझे चीजों को। हाँ, और जो चीज लॉजिकल है उसको लॉजिकल रहने दो प्लीज। मगअप का आएगा मौका, बट अभी मगअप का मौका नहीं है। एग्जाम्पल स्क्वाइजर का, कन्वर्टिंग अ फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी इनटू फिक्स्ड रेट लायबिलिटी। सबसे पहला बोला सर फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी, कंपनी हो सकता है बॉन्ड इशू किया होगा जहां पे कंपनी विल बी पेइंग फ्लोटिंग रेट, but company is afraid of what, interest rate rising. So what company has done, the company has gone to a dealer where he will receive floating and he will pay what, fix. तो ये क्या हो जाएगा, पेयर स्वैप, फिक्स पे कर रहा है ना, पेयर स्वैप। एबीसी इनकॉर्पोरेशन हैज इशूड 30 million 4 year का सेमी एनुअल पे फ्लोटिंग रेट नोट्स एफआरएन विथ कूपन इक्वल टू 6 month एमआरआर प्लस अ 25% 25 basis point मार्जिन। ठीक है, तो इसको एक बार साथ में नोट करते हैं, क्योंकि स्वैप के अंदर में रीड करके ज्यादा फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस दो दो लाइन रीड करते जाए और साथ साथ में वो जो बोला है डायग्राम के थ्रू बनाते जाए, देन इट मेक सेंस। स्क्वाइजर का एग्जाम्पल, एबीसी इनकॉर्पोरेशन है सर, वो क्या करके रखा है, 30 million का बॉन्ड इशू किया हुआ है, 4 year सेमी एनुअल पे फ्लोटिंग रेट नोट्स विथ कूपन इक्वल टू 6 month एमआरआर प्लस 0.25%, 6 month एमआरआर प्लस 0.25, कितने साल के लिए, 4 years के लिए। ठीक है, तो कितना बार पेमेंट होगा, 8 times, 6 month है ना, 4 into 2 8। आफ्टर 1 year, अच्छा बोला 1 साल निकल गया, आफ्टर 1 year, अच्छा आफ्टर 1 year सर कितना पेमेंट बचा हुआ है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स पेमेंट बचा हुआ है, 6। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2 पेमेंट हो गया, नेक्स्ट बचा क्या, 6, 3 into 2 6। आफ्टर 1 year द फर्म एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट टू राइज, आ गया, पर उसको डर लग रहा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो सर वो तो ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। एबीसी इंटर्स इनटू अ 3 year पेयर स्वैप, पेयर स्वैप बता दिया तुमको खुद ही, पेयर स्वैप जहां पे सर फ्लोटिंग आएगा फिक्स जाएगा, और 3 year का क्योंकि 1 year निकल चुका ना तो बचा हुआ क्या, 3 year पेयर स्वैप विथ अ फिक्स्ड रेट ऑफ 2%, फिक्स्ड रेट ऑफ 2%, सेमी एनुअल पेमेंट एंड अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 30 million। तो सर एक डीलर के पास गया जहां पे ही विल रिसीव फ्लोटिंग, 6 month एमआरआर आएगा एंड एबीसी विल पे व्हाट, फिक्स्ड at the rate of 2%। At initiation of the swap, the 6 month reference rate was 1.5%। Okay, बोला इनिशियली ये जो 6 month MRR था ना, that was actually what, 1.5%। लिख देता हूँ, this is 1.5%। At initiation of the swap, the 6 month MRR was 1.5%। The FRN and the swap have the same settlement date। FRN देख लो, ये जो फ्लोटिंग रेट नोट है जो मैं बोल रहा था आपको उस समय, ये रहा अपना, ये रहा पोर्टफोलियो पेमेंट डेट, ये जो पोर्टफोलियो है ना इसका, एबीसी इनकॉर्पोरेशन का जो बॉन्ड इशू किया है उसका पेमेंट डेट एंड स्वैप का पेमेंट डेट इज व्हाट, सेम। द एफआरएन एंड द स्वैप हैव द सेम सेटलमेंट डेट्स। सेटलमेंट डेट 180 डेज आफ्टर स्वैप इनिशिएशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि सर 180 डेज निकल गया, ये तो सॉल्यूशन में आ गया। कैसे किया ये लोग, क्वेश्चन नहीं पूछा है क्या, अच्छा बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जा रहा है, ओके बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जा रहा है और फिर सॉल्यूशन देते जा रहा है। हाँ ये रहा ना, यहाँ देखो, यहाँ पे फिर दिया है लोग, 3% का अलग से रेट दिया है और ये 1.5% का अलग से रेट दिया है। ठीक है, चलो करते हैं अपने खुद से। सबसे पहला सर, ये जो 6 month वाला एमआरआर है 1.5%, क्या होगा, एट 1.5% व्हाट विल हैपन,
सबसे पहला इसका इफेक्टिव कॉस्ट देख लें। इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा सर? ये 1.5% दे रहा है प्लस 0.25% दे रहा है, उसके बदले उसको 1.5% मिलेगा और वो 2% देगा। ठीक है, तो सर इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा? 1.5 प्लस 0.25, 1.5 मिल जाएगा, तो 0.25 दे रहा और 2 दे रहा, मतलब 2.25%, 2.25% दे रहा है इफेक्टिव कॉस्ट ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 30 मिलियन। तो आउटफ्लो विल बी 30 मिलियन इंटू 2.25% इंटू हाफ, 180 बाई 360 डेज, 6 मंथ्स का है। 30 इंटू 2.25% डिवाइडेड बाई 2, ये मिलियन था क्या? तो 0.3375 मिलियन। ठीक है, ये एक तरीका हुआ करने का। दूसरा, कोई डिटेल्ड में करना चाहता है तो वो दिखा देता हूँ। सर सबसे पहला उसका ये जो बॉन्ड का लायबिलिटी है, ठीक है, एबीसी इनकॉर्पोरेशन का बॉन्ड का, एफआरएन का, वो कितना पेमेंट करेगा फ्लोटिंग रेट में? कितना पे करेगा आप बताओ? 30 मिलियन इंटू 1.5 प्लस 1.25, 1.75% इंटू हाफ, सेमी एनुअल है, कितना होगा बताना? कितना मिलियन? दिस इज इन मिलियन। 1.75% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30, 0.2625 मिलियन। एफआरएन में। नेक्स्ट, सर उसको 6 मंथ एमआरआर मिल रहा है विच इज 1.5%। स्वैप के अंदर में उसका इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी। इनफ्लो कितना? 1.5%, 30 मिलियन इंटू 1.5% इंटू हाफ, और ये पेमेंट हो रहा है ना, स्टार्टिंग वाला तो ये पेमेंट हो रहा था, इसको एक बार ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो 1.5% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 मिलियन, 0.225 मिलियन, 0.225, 0.225 मिलियन, हाँ ये इसको मिल रहा है। आउटफ्लो कितना हो रहा है? हाउ मच इज द आउटफ्लो? 2%। दैट विल बी 30 इंटू 2% इंटू हाफ, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो 30 इंटू 0.01, 0.3 मिलियन। ठीक है, नेट नेट में क्या हो रहा है चेक करें। सर स्वैप के अंदर में, स्वैप में 0.3 जा रहा है और 0.225 आ रहा है, तो नेट नेट जा रहा है, कितना जा रहा है? 0.3 जा रहा है माइनस 0.225, 0.075 जा रहा है, 5 नेगेटिव। कितना मिलियन जा रहा है? और एफआरएन में भी जा रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो सर टोटल आउटफ्लो कितना? 1 प्लस 2, 0.2625 प्लस 0.075, बताना कितना आएगा? 0.3375 मिलियन ये आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अपने भी तो यही निकाले थे शॉर्टकट से, 0.3375 मिलियन, यही आउटफ्लो है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे करने का जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। इट जस्ट कि कोई को थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, इसलिए मैं किया डिटेल में। अदरवाइज आइडियली आपको डायरेक्टली ऐसे ही करना चाहिए। इफेक्टिव कॉस्ट क्या लग रहा है सर? 2.25, और उसके ऊपर अपना नोशनल प्रिंसिपल जो भी आपको टाइमलाइन दिया है उसके हिसाब से यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट व्हाट, डायरेक्टली आंसर। ठीक है, तो अपना इफेक्टिव कॉस्ट बना लिया 2.25%। हाँ, अब अगर ये देखेगा इंटरेस्ट रेट गिरा तो सर इसको बुरा लगेगा, क्योंकि वो क्या किया, इफेक्टिव कॉस्ट बना लिया ना कि 2.25% देगा। अब मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% हो गया और उसका कॉस्ट कितना लग रहा है? 2.25। बट व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, तो सर उसको अच्छा लगेगा कि वो क्या कर रहा है, कम पे कर रहा है। इज इट फाइन? फिक्स्ड पे कर रहा है ना, तो फिक्स्ड पे करने के टाइम पे तो आपको कब फायदा होगा? इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस,
तो सर उसका कॉस्ट 2.25 है, मार्केट में अगर 4-5 हो गया तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जो पहला लिखा था पेयर स्वैप में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से अच्छा लगेगा, तो वो उस चीज को यहाँ पे अपने रेप्लिकेट कर लिया। नेक्स्ट, द 6 month रेफरेंस रेट एट सेटलमेंट डेट 1 इज इक्वल टू 3%। ठीक है, सेटलमेंट डेट 2 360 डेज आफ्टर स्वैप इनिशिएशन। अच्छा, बोला दूसरा डेट पे इंटरेस्ट रेट FRR सॉरी MRR था ना 3%, बोला सर 3% हो गया, तो चलो 3% पे देखते हैं। देखो 1.5 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इट डजेंट मैटर, कॉस्ट आपका सेम रहने वाला, आउटफ्लो सेम आएगा 0.3375। ठीक है, चेक करवा देता हूँ। ये पहला था। नेक्स्ट, और इस बार शॉर्टकट लगाएंगे, हाँ, एट 3% क्या होगा, इफेक्टिव कॉस्ट आपका 2.25 ही रहने वाला है। देख लो सर कैसे, 6 month MRR 3% है। ठीक है, तो 3 गया 3 आया, कट 2 दे रहे हो और प्लस 0.25 दे रहे हो, तो इफेक्टिव कॉस्ट विल रिमेन 2.25%। इज इट फाइन? एट 3% इफेक्टिव कॉस्ट विल रिमेन एट 2.25%। चीज समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? एक बार मैं डिटेल वाला दिखा देता हूँ, कोई बच्चा को अगर नहीं क्लिक किया तो फिर उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा, बट ये लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ। कंक्लूजन यही रहने वाला कि आउटफ्लोज का 2.25 ही रहने वाला है। 30 इंटू 2.25% इंटू हाफ, विच विल बी 0.3375। ठीक है, एक बार डिटेल वाला चीज देख लो। अपने पहले क्या लिए थे, FRN फ्लोटिंग रेट नोट के अंदर में सर उसका लायबिलिटी कितना है, 30 मिलियन, 3% देगा प्लस 0.25, तो 3.25%, 3.25% इंटू हाफ, दैट विल बी 3.25% divided by 2 into 30.4875। दिस विल बी आउटफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट, स्वैप में अगेन 2 पार्ट्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो कितना, सर उसको 6 month का MRR आएगा, 6 month का MRR इज व्हाट, 3%, तो 30 मिलियन इंटू 3% इंटू हाफ, 30 इंटू 1.5%, 0.45, 0.45 आएगा। आउटफ्लो कितना होगा, 30 मिलियन इंटू फिक्स था ना उसका 2%, या तो ये तो सेम रहने वाला है, तो अपने ऊपर से डेटा कॉपी कर सकते हैं। 3.3 मिलियन। ठीक है, तो स्वैप में नेट क्या हो रहा है, 0.30 जा रहा है, 0.45 आ रहा है, तो 0.15 मिलियन आ रहा है। बट FRN में 0.4875 जा रहा है, तो नेट में कितना, 1 + 2, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, 0.4875 जा रहा है और 0.15 आ रहा है, 0.4875 माइनस 0.3375 मिलियन जा रहा है। ये तो अपने कंक्लूड किए थे यहाँ से भी, 0.3375 जा रहा है। चीज समझ में आ रहा है? तो सर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए, इट डजेंट मैटर, उसका कॉस्ट रहने वाला है 2.25%। हाँ, उसको बुरा कब लगेगा, इफ द इंटरेस्ट रेट व्हाट, इफ द इंटरेस्ट रेट व्हाट फॉल्स और इंक्रीजेस, उसका कॉस्ट 2.25 ही रहने वाला है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो उसको बुरा लगेगा कि यार उसका कॉस्ट तो 2.25% ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे देखे ना आपने, इंटरेस्ट रेट 1.5 था, फिर 3 हो गया, तो भी उसका कॉस्ट वही है। और कोई सिनेरियो लिया है क्या ये लोग, क्या लिखा है पढ़ते हैं। द फ्लोटिंग रेट पेमेंट ऑफ द FRN जो पे कर रहा था बॉन्ड में, एंड द फ्लोटिंग रेट पेमेंट फ्रॉम द पेयर स्वैप जस्ट ऑफसेट ईच अदर। जो 6 month लिबर दे रहा था प्लस 0.25 और 6 month लिबर आ रहा था, तो लिबर लिबर कैंसिल, या मार्केट रेफरेंस रेट कैंसिल। फॉर द इशूअर ऑफ एन FRN, जो इशू कर रहा है,
The pair swap has converted the floating rate liability to fixed rate liability. This strategy eliminates both the downside and upside of the exposure to floating rates. पूरा 1.5 हो 3 हो कुछ भी हो उसको क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया. परफेक्ट. कंक्लूजन अपने भी लिख लेते हैं. कंक्लूजन whatever be the market rate, market interest rate, ABC का effective cost will be क्या 2.25%. क्लियर है चीज. ठीक है. उसके बाद ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है यूजिंग IRS टू अल्टर पोर्टफोलियो ड्यूरेशन. उसके पहले एक काम करते हैं को रीडिंग का एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. को रीडिंग example 1. Using an interest rate swap to convert floating rate securities into fixed rate securities. वैसा ही है. An investment firm has sold 20 million of 3-year floating rate bonds that pays a semi-annual coupon equal to 6-month MRR plus 0.5%. पूरा कंपनी क्या किया सेल किया मतलब क्या इशू किया कितना 20 मिलियन ऑफ 3 ईयर का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. तो सर फ्लोटिंग रेट उसका लायबिलिटी है वो क्या देगा फ्लोटिंग रेट 6-month MRR प्लस 0.5%. जैसा स्क्वाइजर में किए वैसे ही सम है. अ फ्यू डेज लेटर. एक सेकेंड रुको पहले इसको नोट कर लें. ये इन्वेस्टमेंट फर्म सिक्स-month MRR प्लस 0.5%. 20 मिलियन का बॉन्ड है सेमी एनुअल है 3 ईयर का है. ठीक है. अ फ्यू डेज लेटर. अच्छा एक सेकेंड रुको. आगे बढ़ने के पहले सर उसने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इशू किया. व्हाट दिस फर्म इज अफ्रेड ऑफ. दिस फर्म इज अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग. तो सर अपने आप को हेज करने के लिए क्या करे वो अपने आप को हेज करने के लिए क्या करे सर एक काम करे ना एक डीलर के पास जाए एंड दिस फर्म शुड एंटर इनटू व्हाट अ स्वैप वेयर ही विल दिस फर्म विल रिसीव फ्लोटिंग एंड इट विल पे व्हाट फिक्स पे कर रहा है. तो सर कौन सा स्वैप हुआ पेयर या रिसीवर पेयर स्वैप. परफेक्ट. A few days later, the firm's outlook changes substantially and it now expects higher rates in the future. उसको लग रहा अगर interest rate बढ़ गया तो. The firm enters into an interest rate swap with a tenure of approximately 3 years. बोला कि सर interest rate swap का tenure versus ये जो floating rate note का tenure same 3 years. And semi-annual payments where the firm pays a fixed rate par swap rate SFR swap fixed rate 1.25% and receives the 6-month reference rate. सर बोला ये डीलर के पास गया and he got 6-month MRR and he is paying what fixed at the rate of 1.25%. sorted. तो इसको फर्स्ट लिखते हैं इसको सेकंड लिखते हैं इसको थर्ड लिखते हैं. The swap settlement dates are the same as the coupon dates. Clarify कर दिया. On the floating rate bonds. At the first swap settlement date, the 6-month MRR is 0.75%. बोला सर जो 180 डे खत्म हो रहा है ना उसमें MRR कितना 0.75% है. ये जो है दिस इज 0.75%. कोई इफेक्टिव कॉस्ट बता सकता है इसका क्विकली इफेक्टिव कॉस्ट. बहुत इजी है सर 6-month MRR जा रहा है 6-month MRR आ रहा है कट तो सर 0.5% जा रहा है और यहाँ पे 1.25% जा रहा है तो 1.25 प्लस 0.5% दैट विल बी 1.75%. इसका इफेक्टिव कॉस्ट 1.75% ही रहने वाला है कुछ भी हो जाए इट डजंट मैटर. क्वेश्चन क्या पूछा है
एनालिसिस, अच्छा यहाँ भी केसेस दिया ये लोग अलग अलग बना के लगता है। ठीक है चलो अपने 0.75% वाला ले लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। पहले शॉर्टकट से कर लेते हैं कि उसका आउटफ्लो क्या होगा। 1.75% इंटू 20 मिलियन इंटू हाफ, तो 10 मिलियन इंटू 1.75%, तो ये हो गया पाउंड 0.175 मिलियन आउटफ्लो होगा। और सर डिटेल वाला भी करवा दीजिए ना एक बार लास्ट। डिटेल वाला एक बार करना चाहिए इनिशियली, ठीक है, मतलब जो अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने सम, एक बार करना चाहिए। क्या होता है इससे माइंड खुलता है आपका यार, एक लेग में क्या हो रहा है दूसरे लेग में क्या हो रहा है, बस उतना ही हेल्प होता है। फ्लोटिंग रेट नोट जो इशू किया है सर, उसमें वो 6 मंथ एमआरआर मतलब 0.75 प्लस 0.5% कितना होगा 1.25%, ठीक है 1.25% देगा इंटू 20 मिलियन इंटू हाफ, कितना होगा आउटफ्लो बताना। 1.25% टू 10.125 मिलियन ये जाएगा। और स्वैप में इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो कितना है 6 मंथ एमआरआर विच इज 0.75%, 0.75% इंटू 20 इंटू हाफ। ऑब्वियसली थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाने का नहीं है, इट्स वेरी इजी। 0.075 मिलियन ये आएगा और जाएगा कितना, फिक्स है ना इसका 1.25%, 1.25% इंटू 20 इंटू हाफ, जो कि सेम रहेगा 0.25, ये रहा 0.125 मिलियन, 0.125 मिलियन जाएगा। तो स्वैप में क्या नेट है 0.075 आया और 0.125 गया, 0.05 जाएगा। और यहाँ पे कितना पॉइंट नहीं, ये रहा 0.125 गया एफ आर एन में, दिस इज 1, दिस इज 2, तो सर टोटल आउटफ्लो कितना 1 + 2, 1.2 सॉरी 0.125 प्लस 0.05, 0.125 प्लस 0.05, 0.175 मिलियन का आउटफ्लो, ठीक है, जो कि यहाँ से मैच कर रहा था अपना। कुछ भी हो इंटरेस्ट रेट इट डजेंट मैटर, और वो अपने केसेस देख भी लिए। यहाँ भी ये लोग पूरा वही सब ज्ञान दिया। देखो ये लोग लिया अगर 1.5% हो गया तो, जैसे वहां पे 3% लिए थे अपने केस 2 में, यहाँ पे 1.5, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जो भी रहेगा अमाउंट सेम रहने वाला है, देख लो। टोटल पेमेंट विल बी 1,75,000, ये तो अपना आ रहा है। अरे सर 0.175 आ रहा है, इंटू 10 लाख कर लो, 0.175 को इंटू 10 लाख कर लो, यू विल गेट व्हाट 1,75,000। इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो इट विल रिमेन एट व्हाट 1,75,000 का आउटफ्लो। परफेक्ट, क्लियर है फर्स्ट वाला चीज। सर अभी कहाँ से कैसे स्टार्ट किया अपने, सबसे पहला इंटरेस्ट रेट अपने स्टार्ट किए स्वैप, और स्वैप में भी क्या इंटरेस्ट रेट स्वैप, खत्म नहीं हुआ अभी, हाँ हाँ, अभी तो मेन चीज आना है, ये तो एकदम बेसिक्स था। तो यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप टू मॉडिफाई दी रिस्क एंड रिटर्न। तो सर सबसे पहले अपने क्या किया, यहाँ पे अपने 4 केसेस को लेकर डिस्कस किए, जहाँ पे सर अपने एप्लीकेशन देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट स्वैप कैसे यूज होता है। इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन बी यूज टू कन्वर्ट फ्लोटिंग रेट एसेट और लायबिलिटी टू फिक्स्ड रेट लायबिलिटी और एसेट, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। तो ये पहला था। एक काम करो तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग दे दो, तो यूज ऑफ IRS टू मॉडिफाई रिस्क रिटर्न, केस 1 के पहले एक छोटा सा यहाँ पे हेडिंग दे दो, कन्वर्ट एसेट और लायबिलिटी, बस ठीक है, एसेट या लायबिलिटी को अपने कन्वर्ट कर रहे हैं।
ये ए हो गया, बी इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर में यूजिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप टू ऑल्टर पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। अब बात करेंगे सर पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। लिख लो, यूजिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप टू ऑल्टर पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। स्टोरी सुनना सर, मान लो मिस्टर ए है और दूसरा पार्टी है डीलर, ठीक है। मिस्टर ए लेफ्ट में और डीलर। अगर कोई कॉपी कर रहा है तो साथ साथ में कॉपी करते रहना, बिकॉज समझाऊंगा भी और साथ साथ में लिखते भी जाऊंगा, क्योंकि बिना लिखे ये चीज ऐसा नहीं समझ में आएगा। वी हैव टू राइट मिस्टर ए डीलर। सर मिस्टर ए क्या करके रखा है, सर मिस्टर ए मान लो एक स्वैप इंटर करके रखा है जहां पे वो फिक्स्ड पे करेगा, उसके बदले उसको फ्लोटिंग मिलेगा। मिस्टर ए सर एक स्वैप इंटर किया डीलर के साथ जहां पे वो फिक्स्ड पे करेगा एंड उसके बदले उसको क्या मिलने वाला है, फ्लोटिंग। तो सर मिस्टर ए कौन सा टाइप का स्वैप इंटर किया है, पेयर स्वैप और रिसीवर स्वैप, पेयर स्वैप। इज इट फाइन, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मिस्टर ए सिंस मिस्टर ए इज पेइंग फिक्स्ड, तो सर वो कौन सा स्वैप इंटर किया है, पेयर स्वैप। सर अगर मिस्टर ए पेयर स्वैप इंटर किया तो मतलब डीलर कौन सा स्वैप इंटर किया है, देख लो, फिक्स रिसीव कर रहा है, फिक्स्ड वाले लेग पे फोकस दो, फिक्स रिसीव कर रहा है, वो इंटर किया है रिसीवर स्वैप। वो इंटर किया कौन सा स्वैप, रिसीवर स्वैप। कंफर्टेबल है यहाँ तक, पहले बताओ, कंफर्म करो क्विकली कि कोई को अभी भी पेयर और रिसीवर स्वैप वर्ड के अंदर में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड लेग से सोचना है, थिंग्स बिकम इजी। सर पेयर स्वैप, सबसे पहला स्वैप टू बिगिन विथ द वैल्यू ऑफ द स्वैप हैज टू बी जीरो, बेसिक्स ऑफ लेवल 1। सर जब भी स्वैप इंटर करते हैं तो ये फिक्स्ड लेग ऐसा हो, एस एफ आर स्वैप फिक्स्ड रेट एक ऐसा रेट हो सर जिसपे नो आर्बिट्रेज, मतलब वैल्यू ऑफ द स्वैप हैज टू, मतलब टू बिगिन विद द वैल्यू ऑफ द स्वैप हैज टू बी जीरो। ना सर पेयर वाले को ना रिसीवर वाले को कोई को भी फायदा ना हो इनिशियली, उसके बाद तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फ्लोटिंग लेग एक जन को फायदा होगा और एक जन को नुकसान होगा। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्वैप टू द पेयर, पेयर स्वैप का वैल्यू ऑफ द स्वैप क्या होगा, लेवल 1 का चीज है, कोई बता पाए तो। वैल्यू ऑफ द स्वैप इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, सर इसको क्या आ रहा है, फ्लोटिंग आ रहा है, और जा क्या आ रहा है, फिक्स्ड जा रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ द स्वैप विल बी वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग माइनस वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लेग। कंफर्टेबल। सिमिलरली रिसीवर स्वैप में क्या लिखो, वैल्यू ऑफ द स्वैप, अब मैं वी लिख रहा हूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग, सॉरी क्या रिसीव कर रहा है, फिक्स्ड ना, हाँ फिक्स्ड माइनस वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग। सर सिंस उसको फ्लोटिंग मिल रहा है, फिक्स पे कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। पेयर स्वैप में थोड़ा सा बायस ऑलरेडी क्रिएट करवा दिया था केस 1 और केस आई थिंक 4 में। क्या सर वो चाहेगा, सिंस उसको फ्लोटिंग मिल रहा है, वो चाहेगा इंटरेस्ट रेट बढ़े। इसको एक बार थोड़ा सा लिख ले, चाहेगा, चाहे लिखे यार, चाहेगा, हाँ, इंटरेस्ट रेट टू राइज। और ये क्या चाहेगा, चाहेगा इंटरेस्ट रेट टू फॉल, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाएगा, देखो वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग माइनस वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ये फ्लोटिंग तो इसका आउटफ्लो है, तो इसका वैल्यू ऑफ द स्वैप कम हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ द स्वैप बढ़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग माइनस वाला चीज कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द स्वैप विल व्हाट, इंक्रीज। कंफर्टेबल। तो सर अगर अपने यहाँ पे बोले इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ द स्वैप विल, यहाँ पे इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स वैल्यू ऑफ द स्वैप विल, क्योंकि फ्लोटिंग पे कर रहा है ना, तो अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो सर उसको फायदा होगा,
वैल्यू ऑफ द स्वैप विल व्हाट इंक्रीज। कंफर्टेबल है? बताओ। आई होप कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं हो रहा आपको, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द स्वैप हो गया। अब थोड़ा सा ड्यूरेशन को लेके बात करते हैं। ड्यूरेशन आप लोग का फेवरेट टॉपिक, लेवल 1 के अंदर में याद है, मैक्यूलेज ड्यूरेशन बेसिक, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैक्यूलेज ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मैक्यूलेज ड्यूरेशन क्या था? वेटेड एवरेज टाइम। वेटेड एवरेज टाइम कि सर मान लीजिए 5 ईयर का फिक्स रेट बॉन्ड है, 5 ईयर का फिक्स रेट बॉन्ड है, उसका मैक्यूलेज ड्यूरेशन डी विल बी अप्रोक्सीमेटली से 4 मंथ से ले रहा हूं ऑब्वियसली, कि मान लो मोटा मोटी उसका वेटेड एवरेज टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम इज 4। वैल्यू ऑफ द फ्लोटिंग बॉन्ड क्या होगा? वैल्यू ऑफ द सॉरी ड्यूरेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉन्ड क्या होता है कि सर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड तो रीसेट होता रहता है। फिक्स्ड रेट बॉन्ड का ड्यूरेशन 5 ईयर्स में से 4 ईयर्स, बट इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड याद है कि सर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में बोलते थे कि सर जो भी नेक्स्ट रीसेट डेट है वही जो टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है दैट विल बी योर द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इज इट फाइन? ठीक है, तो ऑब्वियसली द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड विल बी लोअर एज कंपेयर टू व्हाट फिक्स्ड रेट बॉन्ड। मान लो सर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का ड्यूरेशन है 0.5 ईयर, 0.5 ईयर, नेक्स्ट रीसेट डेट 0.5 ईयर, तो क्या बोला सर ड्यूरेशन ऑफ द फिक्स्ड रेट बॉन्ड इज 4 ईयर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इज 0.5 ईयर, क्योंकि वी नो लॉजिकली कि फिक्स्ड रेट बॉन्ड का ड्यूरेशन ज्यादा होगा एंड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का ड्यूरेशन कम होगा बिकॉज ऑफ द रीसेट डेट का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो सर ड्यूरेशन क्या होगा स्वैप का? ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप क्या होगा इन केस ऑफ पेयर स्वैप? ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप क्या होगा इन केस ऑफ पेयर स्वैप? देखो, फिक्स्ड का मैंने बोला 4 ईयर एंड फ्लोटिंग का बोला क्या, 0.5, यही बोला ना? हाँ, फिक्स्ड का 4 एंड फ्लोटिंग का क्या, 0.5। तो सर यहाँ पे फ्लोटिंग क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब 0.5 माइनस 4 मतलब 3.5 क्या, नेगेटिव। तो ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप इन केस ऑफ पेयर स्वैप विल बी नेगेटिव। ड्यूरेशन इन केस ऑफ पेयर स्वैप विल बी व्हाट, नेगेटिव। इज इट फाइन? नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप, ये कौन सा स्वैप है, पेयर स्वैप, उसके नीचे लिख रहा हूं। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लोटिंग माइनस ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड, since duration of fixed will be greater than duration of floating, hence duration of swap will be negative। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। से 5 ईयर बॉन्ड has average waiting time, 5 ईयर फिक्स्ड रेट बॉन्ड। यहाँ पे फिक्स और फ्लोटिंग अलग अलग करना पड़ेगा ना। से 5 ईयर फिक्स्ड रेट बॉन्ड has average waiting time which is denoted as D, ठीक है, of say 4 years and floating rate bond has duration of say 0.5 years, which is next reset date। ठीक है, तो 4 ईयर हो गया आपका फिक्स्ड और 0.5 क्या हो गया, फ्लोटिंग। और यहाँ पे मान सकते हैं तुम ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन सेम है एक बार के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक बार में सेम मान ले रहा हूँ, कंफर्टेबल? वैसे तो डिफरेंस है ना ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में, डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पीरियोडिक वाईटीएम करते हैं अपने। देयरफॉर modified duration of the swap
will be 0.5 years minus 4, that will be 3.5 नेगेटिव, 3.5 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? 3.5 का मतलब क्या हुआ? देखो, मैं जानबूझ के एमडी इसीलिए लिखा, कोई को मन में हो रहा होगा सर यहाँ पे तो आप ड्यूरेशन लिखे। अरे हाँ, मैंने जानबूझ के मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसलिए लिखा क्योंकि इंटरप्रिटेशन बताना है 3.5 का। अगेन गोइंग बैक टू लेवल 1, एमडी एक बार नेगेटिव छोड़ दो, पॉजिटिव मानते हैं 3.5, मन में एक बार मान लो 3.5। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एमडी? मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता था सर? इफ द यील्ड चेंजेस बाय 1%, द बॉन्ड value will change by 3.5% in the opposite direction, ignoring convexity। याद है कि सर अगर yield 1% से चेंज होता है तो सर बॉन्ड का वैल्यू विल चेंज बाई 3.5% इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी। सिंस यहाँ पे नेगेटिव है तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा नहीं, इट हैज टू बी सेम डायरेक्शन है। सर अपने जो लेवल 1 में करते थे, अगर आपको याद है, वहां पे अपने बोलते थे पॉजिटिव था ड्यूरेशन, ठीक है 3.5 ईयर, इसलिए बोलते थे सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे क्या नेगेटिव है, इसका मतलब इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बॉन्ड का वैल्यू विल व्हाट? इंक्रीज। इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल्स द बॉन्ड का वैल्यू विल व्हाट? फॉल। कंफर्टेबल? 3.5 नेगेटिव। और इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कैसे? 3.5 नेगेटिव है ना, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, देखो अपने बोले इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फायदा, 3.5 से सर बॉन्ड का वैल्यू गिरे बढ़ेगा, सर कैसे? सोचो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर मेरा ये जो 0.5 का एसेट है, फ्लोटिंग आ रहा है ना, एसेट है, तो मेरा एसेट गिरेगा 0.5 से, वेयर एज लाइबिलिटी विल फॉल बाई हायर अमाउंट 4। तो ये तो फायदा है ना, अरे एसेट गिर रहा है सिर्फ 0.5 से, वेयर एज लाइबिलिटी ज्यादा जोर से गिर रहा है 4 से, तब तो सर फायदा हुआ ना, ओवरऑल द वैल्यू विल व्हाट? इंक्रीज। तो इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का वैल्यू विल व्हाट? इंक्रीज। 3.5 प्रूफ भी हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि मगअप है, यहाँ पे अपने बात किए थे, देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वैल्यू ऑफ द स्वैप विल व्हाट? इंक्रीज। इज इट फाइन? और अपने चाहते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो? बढ़े। और यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है कि सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरा एसेट 0.5 के रेट से गिरेगा, मेरा लाइबिलिटी मेरा ज्यादा रेट से गिरेगा, हेंस 3.5 का ओवरऑल यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो एम डी ऑफ द स्वैप इज नेगेटिव 3.5। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस by 1%, क्या लिखवाऊँ एक बार, वही देख रहा हूँ, ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप इज 3.5। ये थोड़ा सा अनऑफिशियली थोड़ा सा लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है 1.1% से तो सर बॉन्ड का वैल्यू विल इंक्रीज बाई 3.5%। तो कोई के मन में नहीं है बाद में है सर तो पूरा लेवल 1 का कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ दिया, बोलते थे इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू तो गिरना चाहिए, अरे यहाँ पे नेगेटिव है ना, दैट इज वाई। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे एक इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखा देता हूँ। एक सेकंड देना मेरे को, एक कॉल आ रहा है बार बार। सॉरी। इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1% तो सर बॉन्ड का जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाई 3.5%, ठीक है। और यहाँ से अपने बात भी कर लिए कि जो 0.5 और 4 का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे क्रक्स क्या था कि सर इन केस ऑफ पेयर स्वैप, इन केस ऑफ पेयर स्वैप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैल्यू ऑफ द स्वैप बढ़ेगा, बट ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप विल बी व्हाट? नेगेटिव। ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप विल बी व्हाट? नेगेटिव। दैट इज द क्रक्स। नेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड में पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप विल बी व्हाट? ड्यूरेशन ऑफ फिक्स माइनस ड्यूरेशन ऑफ फ्लोटिंग। ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे तुम सोच सकते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे फिक्स का ड्यूरेशन ज्यादा है, ठीक है,
फिक्स का तो ड्यूरेशन ज्यादा है ना 4 ईयर, वेरस फ्लोटिंग का क्या 0.5 है। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप क्या होगा पॉजिटिव, सिंस ड्यूरेशन ऑफ फिक्स is greater than duration of floating, which is 4 year is greater than 0.5. Therefore duration of swap will be positive. कितना होगा 4 minus 0.5 which will be 3 point, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाई 1%, इंक्रीजेस ऑब्लिक डिक्रीजेस, हाँ, इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस बाई 1%, सर बॉन्ड का वैल्यू या पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो गिरेगा 3.5% से। बॉन्ड वैल्यू विल फॉल और इंक्रीज बाई 3.5%। एक जगह एक बार में लिखवा दिया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा 3.5%, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो सर बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा 3.5% से। सोच ले एक बार, हाँ सर सोचते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट गिरा 1% से, फायदा सोचे, अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो सर, अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो सर अपने तो यहाँ पे चाहते थे इंटरेस्ट रेट गिरे, यस। अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो एक बार सोचे इसमें क्या कर रहे थे, अपने को फिक्स मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरा तो सर अपना एसेट 4% से बढ़ रहा है, क्योंकि 4 आ रहा है ना अपने को, 4 आ रहा है। वेयर एज अगर इंटरेस्ट 1% से गिरेगा तो सर मेरा लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाई ओनली 0.5। ये समझ में आ रहा है, एसेट ज्यादा रेट से बढ़ रहा है 4, वेयर एज लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है बट 0.5 से, हेंस नेट नेट 3.5 से मेरा एसेट बढ़ रहा है या बॉन्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। ये समझ में आया आपको कैसे सोचना है, मतलब दिस इज वन ऑफ द वे। मतलब एक होता है ना सर माइंड को ओपन करना, तो ये वो माइंड को ओपन करना, ऐसे तो तुमको समझ में आई क्या कि सर ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप यहाँ पे क्या होने वाला पॉजिटिव 3.5। बस इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ा सा माइंड ओपन करता है कि सर अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो मेरा एसेट बढ़ेगा 4 से, वेयर लायबिलिटी बढ़ेगा सिर्फ 0.5 से, नेट में 3.5 से बढ़ेगा। कंफर्टेबल यहाँ तक बताओ। एक क्वेश्चन है आपसे, मैं सोचो एक फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, आई एम अ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर, आई एम होल्डिंग अ portfolio of bonds, I am afraid of say इंटरेस्ट रेट राइजिंग। मेरे को डर लग रहा है यार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरा बॉन्ड का पोर्टफोलियो गिर गया तो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट उसको बढ़ने का डर लग रहा है, मतलब पोर्टफोलियो गिरने का डर लग रहा है उसको, तो सर उसको क्या करना चाहिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, सोच के बताना। वापस से, सर आई एम अ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजर, आई एम अफ्रेड ऑफ से इंटरेस्ट रेट राइजिंग, ठीक है, इंटरेस्ट रेट राइजिंग मतलब बॉन्ड का वैल्यू गिरने से डर लग रहा है, ठीक है। तो सर अगर मान लो, एक बार मान लेते, मॉडिफाइड ड्यूरेशन अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अभी 7 है, तो सर उसको क्या करना चाहिए, ये जो 7 है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उसको 9 लेके जाना चाहिए या 5 लेके जाना चाहिए, 5, 5 लेके जाना चाहिए ना, उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सर बॉन्ड का वैल्यू विल फॉल बाई 7%, बट अगर वो कोई एक स्वैप इंटर करके 7 से 5 लेके चला गया तो सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो सर बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा कितना से, सिर्फ 5% से। बट अगर वो ऊपर मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन अगर 9% कर दिया तब तो सर बॉन्ड का वैल्यू विल फॉल बाई 9%, ज्यादा लॉस होगा। तो सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन को क्या करना चाहिए, बॉन्ड का कम करना चाहिए। सर ये कैसे याद रहे, बिल्कुल ईजी, आपको एमडी का जो इंटरप्रिटेशन है वो पता होना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर बिकॉज ऑफ एमडी मतलब उतना से आपका वैल्यू गिरेगा, तो तुम कम से कम रखो ना एमडी को। अगर तुमको लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एमडी को क्या करो, कम। उल्टा बात करें कि सर अगर उसको लगता है इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बॉन्ड का वैल्यू उसको लगता है बढ़ेगा, तो सब उसको तो एमडी बढ़ाना चाहिए, एमडी को सर 7 से आप 9 लेके जाइए, एमडी को 7 से 9 लेके जाइए। चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग ओपन हुआ। अब वापस से फर्स्ट वाला केस में आ रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला केस में आ रहा हूं कि सर अभी मान लीजिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड का जो ड्यूरेशन था मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाज 7%, उसको क्या चीज का डर लग रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो सर उसको अपना ड्यूरेशन कम करना है, उसको अपना ड्यूरेशन बॉन्ड का कम करना है, तो सर वो कौन सा स्वैप एंटर करे, आपके सामने है 7 से 5 लेके जाने के लिए उसको कौन सा स्वैप एंटर करना चाहिए जिससे 7 से 5 आ जाए, पेयर स्वैप, क्योंकि पेयर स्वैप का अपने बात कर लिए, एमडी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, नेगेटिव, उसको 7 से 5 लेके जाना है ना, तो सर 7 से 5 लेके जाने का उसको क्या करना चाहिए, एक ऐसा स्वैप एंटर करे जिसमें
उसका ड्यूरेशन कम हो, एंड वो कौन सा ड्यूरेशन है जिससे उसका एग्जिस्टिंग ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड कम हो जाएगा, पेयर स्वैप। तो सर एक पेयर स्वैप इंटर करे जहां पे वो फिक्स्ड पे करे और फ्लोटिंग क्या करे, रिसीव करे, तभी तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर स्वैप में फायदा हो जाएगा। इज इट फाइन? फ्लोटिंग रिसीव कर रहे हैं ना, चीज समझ में आ रहा है आपको? परफेक्ट। तो सर उसको क्या करना चाहिए, एक पेयर स्वैप पे इंटर करना चाहिए जहां पे पेयर स्वैप इज व्हाट, नेगेटिव, तो उसका जो ओवरऑल मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, सर अगर मान लीजिए उसको इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे अपने क्या डिस्कस किए थे, उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है, हाँ, यहाँ पे अगर उसको इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है तो सर वो क्या करे, अगर उसको लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेगा बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा, तो सर उसको 7 से 9 लेके जाना है, तो ड्यूरेशन बढ़ाना है। ड्यूरेशन कैसे बढ़ सकता है, पेयर स्वैप से या रिसीवर स्वैप से? रिसीवर स्वैप से, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप इन केस ऑफ रिसीवर स्वैप इट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। तो सर 7 से 9 लेके जाना है, तो उसको रिसीवर स्वैप इंटर करे जहां पे ही विल रिसीव फिक्स्ड एंड पे व्हाट, फ्लोटिंग। चीज समझ में आ रहा है कि कौन सा स्वैप किस टाइम पे इंटर करना है? सर डिपेंड करता है आपका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो सर अभी आपने जब बोला फर्स्ट वाले केस के अंदर में कि मान लो एक बार एग्जिस्टिंग उसका ड्यूरेशन 7 है पोर्टफोलियो का, और उसको 5 लेके जाना है, तो सर ड्यूरेशन कम करना है, सर कितना से कम करना है, 2 से, कितना से कम करना है, 2। सर व्हाट इज दैट, 7, दैट इज modified duration of the portfolio 7. What is your target duration? 5. What is your target duration? 5, ठीक है, तो that is MDT, टारगेट ड्यूरेशन मेरा 5 है, तो सर 2 से कम करना है। सर पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, पोर्टफोलियो का वैल्यू मतलब जो वो नोशनल प्रिंसिपल है ना सर जिसपे अपने प्ले करेंगे, वो कितना है, मान लो 500 मिलियन है, कितना, 500 मिलियन, तो 500 इंटू 2, 502 मिलियन का सर एक्सपोजर कम करना है अपने को, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 है ना, 1000 से कम करना है। बट वेट सर, अपने को हेज किससे करना है, अपने को स्वैप से हेज करना है, स्वैप, कौन सा स्वैप, पेयर स्वैप। सर पेयर स्वैप का ड्यूरेशन क्या है बताइए ना, पेयर स्वैप का ड्यूरेशन क्या है बताइए। मान लो पेयर स्वैप का ड्यूरेशन यहाँ पे कितना है अपना, 3.5 ना, 3.5 है, ठीक है, तो क्या बोला सर, न्यूमरेटर में अपना 7 माइनस 5, 2 इंटू कितना मिलियन बोला था, 500 मिलियन, ठीक है, तो 1000 मिलियन आया, डिवाइडेड बाई सर जिससे हेज करना है 3.5, तो 1000 डिवाइडेड बाई 3.5, 1000 डिवाइडेड बाई 3.5 कितना होगा, 285.7। तो सर जो 500 मिलियन का मेरा बॉन्ड का एक्सपोजर था ना सर, मेरे को कम करना पड़ेगा 285.7, मतलब क्योंकि मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो सर अपने क्या करेंगे, एक स्वैप इंटर करेंगे विद अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 285.71। इज इट फाइन? चीज समझ में आया? सर थोड़ा सा क्लमजी हो गया, यही होता है, सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में बात करो तो ये दिक्कत होता है, ये मैं लिख देता तो चीज इजी हो जाती। चलो लिखते एक बार इसको, एग्जाम्पल से मिस्टर ए हैज modified duration of the portfolio as 7 with portfolio value of, कितना बोले थे अपने, 500 मिलियन ना, विथ पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 500 मिलियन, ठीक है, तो बोला सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन पोर्टफोलियो का 7 दिया और पोर्टफोलियो का वैल्यू 500 मिलियन दिया हुआ है, ही इज अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग, उसको डर लग रहा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन फ्लोटिंग दिया हुआ है आपको 0.5, मॉडिफाइड ड्यूरेशन फिक्स्ड रेट बॉन्ड का दिया हुआ है 4। ही टारगेट्स मॉडिफाइड ड्यूरेशन एस 5, ठीक है, तो सर आपको यहाँ पे डेटा दे दिया, बोला सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन पोर्टफोलियो 7 है विद अ पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 500 मिलियन, उसको डर लग रहा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो
फ्लोटिंग का मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे दिया, फिक्स का दे दिया, उसका टारगेट ड्यूरेशन क्या है 5। तो सर 7 से उसको कहाँ लेके जाना है 5, 7 से कहाँ लेके जाना है उसको 5, तो खत्म करना है कितना से 2 से, 7 से 5 मतलब सर 2 से कम करना है, 2 इंटू वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो क्या है 500 मिलियन 1000, ठीक है। बट सर वो हेज किससे करेगा, सर उसको डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो सर उसको तो ड्यूरेशन कम करना है, उसको ड्यूरेशन कम करना है। सर वो कौन सा ड्यूरेशन इंटर करे, मतलब उसको कौन सा स्वैप इंटर करना चाहिए, उसको पेयर स्वैप इंटर करना चाहिए। पेयर स्वैप में ड्यूरेशन कितना है नेगेटिव 3.5 का। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। सिंस ही वांट्स टू रिड्यूस एमडी, देयरफॉर he should enter पेयर स्वैप, उसको पेयर स्वैप एंटर करना चाहिए। यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप क्या है 0.5 माइनस 4 विच इज नेगेटिव 3.5, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द स्वैप है नेगेटिव 3.5। एक सेकंड, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के पहले एक बार सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे आ रहा है। सर उसका टारगेट है 5, कहाँ पे 7 से 5 लाने का, ठीक है। तो सर एम डी टी टारगेट माइनस एम डी पी -2 से कम करना है कितना मिलियन 500 मिलियन, ठीक है। बट सर वो कैसे करेगा, उसके पास क्या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या स्वैप है, एंड स्वैप का मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है नेगेटिव 3.5, नेगेटिव 3. तो सर कितना वैल्यू से वो कम करेगा बताना, 285.71, ठीक है। दिस विल बी नोशनल वैल्यू। एक बार डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, देख लो। नोशनल प्रिंसिपल ऑफ द स्वैप इज एमडीटी माइनस एमडीपी डिवाइडेड बाय एमडीएस इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, दिस इज द फॉर्मूला। तो नोशनल वैल्यू ऑफ स्वैप इसको अपने लिखते हैं, नोशनल वैल्यू ऑफ स्वैप इज इक्वल टू एम डी टी माइनस एम डी पी इंटू वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ स्वैप। कंफर्टेबल? चलो एक सम देखते हैं यहाँ पे स्क्वाइजर से। यूजिंग एन इंटरेस्ट रेट स्वैप टू ऑल्टर पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, a fund manager has a portfolio of 120 million fixed rate UK bond. The fund manager believes that the interest rate will fall. उसको लग रहा है इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मतलब सर बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा, तब तो सर उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन किससे भरेगा, रिसीवर स्वैप से। अपने सम किया अभी किसका, पेयर का, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसीवर स्वैप। इज इट फाइन? will fall over the next 3 years and wishes to increase the portfolio's modified duration exposure to change in interest rate. She decides to increase portfolio duration from 4.5 to 6. लॉजिक क्लियर है? बताओ, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा, तो सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन बढ़ाइए ना। कैसे बढ़ेगा, रिसीवर स्वैप इंटर करके। ये इसका टारगेट क्या है 6, और पोर्टफोलियो का कितना है एग्जिस्टिंग 4.5, तो कितना से बढ़ाना है 1.5 इंटू 120, प्लीज डू ऑन कैलकुलेटर। 120 इंटू 1.5, सर बट कैसे बढ़ेगा, a pair swap has a modified duration of -2, काम का नहीं है, and a receiver swap has a modified duration of 2, divided by 2 करो 90 मिलियन। तो सर कितना मिलियन स्वैप इंटर करना चाहिए, what type of swap will achieve the desired portfolio duration, receiver swap, and what is the required notional principal of the swap, कितना आया 90 मिलियन। सर कैसे आया, 6 माइनस 4.5, 1.5 से बढ़ाना है इंटू 120,
ठीक है, 1.5 इंटू 120, सर क्या चीज को यूज करके बढ़ाना है, रिसीवर स्वैप डिवाइडेड बाय 2, 90 मिलियन। लॉजिक क्लियर है? परफेक्ट। स्क्वाइजर एग्जाम्पल, रिसीवर स्वैप इंटर करेंगे पहला चीज, दूसरा नोशनल वैल्यू ऑफ द स्वैप इज इक्वल टू 6 माइनस 4.5, इतना से बढ़ाना है इंटू 120 मिलियन, क्या चीज यूज करके, रिसीवर स्वैप का विच इज 2, दैट इज 90 मिलियन। कंफर्टेबल? परफेक्ट। आपको क्या करना है एज अ होमवर्क, एक होमवर्क दे रहा हूं, कोर रीडिंग का सेम टाइप का ऐसा सम है, एग्जाम्पल नंबर 2, आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, प्लीज एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने इस चीज को वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा 2-3 लाइन और लिखाना है, वो अपने लिख के अपना जो ये वाला पोर्शन है, हाँ, इंटरेस्ट रेट स्वैप वाला पोर्शन फिर जाके कंप्लीट होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी 5 मिनट्स लगेगा, उसके बाद अपने 2-4 लाइन का राइटअप लिख के अपना ये जो पहला वाला इंटरेस्ट रेट स्वैप वाला पोर्शन वो कंप्लीट होगा। कंफर्टेबल? बट एग्जाम्पल नंबर 2 प्लीज करना है, वेरी इजी डिस्कशन, आज काफी लाइट रहा है अपना। एक बार ऑब्वियसली ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, एक बार आपको खुद से गो थ्रू करना है विद द लॉजिक जो क्लास में किए, एंड ये लॉजिक तभी आपको याद रहेगा अगर तुम आज ही रिवाइज कर लेगा। 2-3 दिन के बाद करेगा तो यू विल फील कि आपको मगअप करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इज इट फाइन? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर गाइस।